का सेशन का नाम है एनसीईआरटी डीप लाइन। आज हम इसे प्लानर दे देंगे, आपको बता देंगे किस तरीके से चलने वाला है और किस टाइम पर ये सीरीज चलने वाली है, पूरी जानकारी देंगे। सवाल ये उठ रहा है कि सीरीज की नीड क्यों है, क्या जरूरत पड़ी और सर आपने अचानक से क्यों सोचा। मैं प्लान कर रहा था काफी सारे दिन से, और ये प्लान आया कैसे बेटा। मैं एमडी सर ऑफलाइन में पटना में मतलब एक वीक में पढ़ाते हैं, अल्टरनेट वीक में जाते हैं पटना पढ़ाते हैं। बच्चों के बीच में जब बैठते ना तो बहुत छोटी छोटी लाइनें हैं जिनका एक्सप्लेनेशन बच्चे को चाहिए होता है। एक अबव एवरेज बच्चा कई बार उसे समझ पाता है, लेकिन एक बहुत वीक बच्चा उसे बहुत जरूरत पड़ती है कि यार कोई एनसीईआरटी समझा दे। हम ये नहीं बोल सकते कि बेटा जो 650 700 नंबर लाता है वही मेहनत कर रहा है। हर वो बच्चा जो 200 नंबर लाता है, 400 लाता है, 500 लाता है, वो भी एफर्ट कर रहा है। पर उस एफर्ट को सही दिशा देने के लिए अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़े, हमें कुछ एक्स्ट्रा देना पड़े, तो बिल्कुल देंगे बेटा, पूरा एफर्ट करने वाले हैं। इसीलिए हमने स्टार्ट करी है बेटा एनसीईआरटी डीप लाइंस। आज तक यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे सेशन मिलेंगे जिसमें लोग एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करके आगे बढ़ जाते हैं। हमने प्लान किया है कि यार डीप पढ़ाएंगे। डीप मतलब एक एक लाइन का मतलब समझाएंगे, उस पर क्वेश्चन भी करा देंगे और आपको एकदम परफेक्ट कर देंगे। इससे हर तरह के बच्चे को फायदा होने वाला है। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा जब आप ये सेशंस देख रहे होंगे, और ये सेशंस आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं। आप स्टार्टिंग के कुछ सेशन से आइडिया लगा लेंगे कि क्या स्पेशल होने वाला है इसमें। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, आपको पता है एमडी सर एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, आपको पता है कि हम लोग चीजों को बहुत अच्छा इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर इस तरह का सेशन हमारे थ्रू आएगा तो बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा। जो बैच में पढ़ रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पर भी हमें देखते हैं और वो लगातार 2-3 साल से पूरी मेहनत कर रहे हैं, एक गैप है जो 10-20 नंबर का, उसको भी फिल कर देंगे उनके लिए बेटा। कोई एफर्ट नहीं छोड़ेंगे किसी भी बच्चे के लिए कि लगे उसको कि नहीं सर आपने जो कराया उससे 360 आ सकते थे। मैं बार बार बोल रहा हूं 360 आ सकते थे, लाना अब आपका काम है। सेशन को ज्वाइन करके फॉलो करना, ये चीज आपका काम है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या डिटेल्स है मैं बता देता हूं। सबसे पहले जरूरत क्यों पड़ी, क्यों फॉलो करना है। बहुत सारी एनसीईआरटी में ऐसी डीप लाइंस हैं जिसके मतलब आप नहीं समझ पाते हो, आपको लगता है ये क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आया, आप छोड़ देते हो, आगे बढ़ जाते हो। और टीचर्स भी बेटा बैच के साथ बता पाते नहीं है, हो नहीं पाता। हम कई बार कंटेंट पढ़ाते हैं, वो लाइन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, जो एवरेज और अबव एवरेज वाले को तो बहुत अच्छा समझ आता है, कई बार एक वीक बच्चे को रह जाता है। तो उस तरह के बच्चे के लिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। दूसरा क्या होता है बेटा, बहुत सारी ऐसी लाइनें होती हैं जो आपस में कनेक्ट करती हैं, जो बच्चा नहीं कर पाता। इस चैप्टर की लाइन उस चैप्टर में कनेक्ट हो रही है, ये ऐसा होता है बेटा। जैसे पाइनस में माइकोरिजा बनता है, इसका एक टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी दिया हुआ था। इस तरह की कनेक्टिंग लाइंस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा क्या है बेटा, जिन बच्चों को अच्छा स्कोर चाहिए, जिनको चाहिए कि मेरे को 700 नंबर लाने हैं, उनको वो सारे गैप भरने पड़ेंगे। मान लो आपके इस बार 550 भी आ गए, पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार कहीं गैप है, तो गैप भरने का बेस्ट तरीका बायो में एक ये भी है कि जहां आप एनसीईआरटी पर कमांड कर लो, पूरा कमांड कर लो। दूसरी चीज क्या है बेटा, कट ऑफ बढ़ चुकी है, थोड़ा फील आपको भी हो रहा है, प्रेशर हमें भी फील हो रहा है, तो कहीं कोई रास्ता निकालना पड़ेगा आपके लिए कि यार आप और ज्यादा बेटर कर पाओ। तो इसीलिए इस सीरीज को चालू किया। ये 4 रीजन जो मैं फील कर पा रहा हूं, और एक आप हो रीजन, क्योंकि आपने डिमांड करी, आपने सपोर्ट मांगा, तो इसको स्टार्ट कर रहे हैं, फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। दूसरी चीज क्या है कि इसके क्या फीचर होंगे, एक एक लाइन डिस्कस करेंगे, आराम से तसल्ली से बताएंगे, एक एक लाइन का मीनिंग समझाएंगे। दूसरा क्या है बेटा, हर एनसीईआरटी लाइन को कवर करते हुए चलेंगे, उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, उसके अंदर छुपे हुए मीनिंग बताएंगे, और उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा देंगे उन्हीं लाइंस पे। मुझे नहीं लगता कुछ बचेगा। बाद में उस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन को एक सिंगल पीडीएफ में डाल के आपको दे देंगे, आप प्रैक्टिस कर लो, हो गया काम। ठीक है। और उस एनसीईआरटी में जो हम मार्क करेंगे वो भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देंगे। तो एक प्रॉपर सेशन की तरह चलेंगे बेटा, एक प्रॉपर बैच की तरह चलने वाला है। यूट्यूब पर ये प्रॉपर बैच की तरह चलेगा, एकदम अलग चलेगा। अलग इसलिए चलेगा क्योंकि अलग होना चाहिए बेटा, इसलिए हमने इसका टाइम जो है वो मॉर्निंग में रख दिया है। 1 घंटे का सेशन रखेंगे, एकदम मजेदार टाइप का, पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। कल फिर आएगा, पढ़ो आगे बढ़ जाओ, इससे आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे 1 शॉट पर, उससे क्या होता है बेटा, आप देख नहीं पाते हो पूरा। तो हमने ऐसा प्लान किया है कि इसको 1-1 घंटे के सेशंस में लेकर चलेंगे। क्लियर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो आपके पास ये टॉपिक दे रखा है, ये सेल वाला सबसे आसान चैप्टर, सबको आता है सेल। ये टॉपिक है न्यूक्लियस में। ठीक है, आज मैं पढ़ा भी रहा था इसे बैच में। तो कह रहा है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म में 2 चीजें हैं। पहला है न्यूक्लियोलस और दूसरा है क्रोमैटिन। तो ये 2 चीजें हो गई न्यूक्लियस में। ठीक है, हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कह रहा है कि न्यूक्लियोलाई, अब यहां पर कुछ बच्चों को समझ में आएगा यार यहां न्यूक्लियोलाई लिखा है और कहीं कहीं पर न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है। तो एक सिंगल को न्यूक्लियोलस कहते हैं, बहुत सारे को न्यूक्लियोलाई कहते हैं, ये भी समझ में आ गया। अब इसकी शेप कैसी दे रखी है, स्फेरिकल। यस, कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रक्चर मेरे पास है, जिसे मैं न्यूक्लियोलस कह रहा हूं, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इसका कंटेंट, इसमें अंदर जो भी चीजें हैं वो इसके साथ कॉन्टिन्यूएशन में, किसके साथ, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कॉन्टिन्यूएशन में है। समझ में आ रहा है। अब ये कह रहा है कि इसीलिए इसकी कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, नहीं कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। क्लियर है। और आपको समझना पड़ेगा, ये हम पढ़ाते हैं बेटा, आपको आराम से समझाएंगे कि यहां पर कौन सा आरएनए बनेगा, आरआरएनए। अब मैं यही आपको बता दूंगा 3 टाइप के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए जो है वो इसके अंदर बनता है। क्लियर है। अब यहां पर ये कह रहा है कि बड़े साइज का और ज्यादा संख्या में न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं जो सेल एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का ये मीनिंग निकलता है कि सेल्स में जरूरी नहीं है एक न्यूक्लियोलस हो, एक से ज्यादा हो सकता है। दूसरा, उसका साइज भी छोटा बड़ा हो सकता है जरूरत के हिसाब से। जरूरत क्या है, ज्यादा प्रोटीन बनानी है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि आरआरएनए का क्या काम है, सर आरआरएनए से राइबोसोम बनते हैं, राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। तो हम प्रोटीन को डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहे, आरआरएनए से लिंक कर रहे हैं।
तो जितना ज्यादा आरआरएनए बनेगा उतना ज्यादा प्रोटीन बनेगी, और ये काम कहां हो रहा है? न्यूक्लियस में। तो हम क्या करेंगे, इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे कि क्लाइम का मतलब समझाएंगे कि मेम्ब्रेन नहीं है, कंटेंट कंटीन्यूअस है, सिंगल को न्यूक्लियस कहते हैं, बहुत सारे को न्यूक्लियोलाई कहते हैं, और फिर फाइनली हम ये भी बता देंगे बेटा आपको कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये बन गया, मैंने अलग मतलब और तो बनेंगे, इसमें आसान क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक ही बन सकता है, एम फेज जब सेल डिवाइड करता है, ठीक है, उसमें क्या एब्सेंट होता है? तो आपको पता है कि एम फेज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एम फेज में न्यूक्लियस नहीं दिखता, तो न्यूक्लियोलस भी तो नहीं दिखेगा। अगर न्यूक्लियस नहीं दिखेगा तो न्यूक्लियोलस भी तो नहीं दिखेगा। तो न्यूक्लियोलस कौन से फेज में दिखता है? इंटरफेज में। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके जो आपने एनसीईआरटी की लाइन पढ़ी है ना, ये इसको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। फिर हम क्या बात करेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एम फेज डैश नॉट अकर। आप मुझे इसका आंसर चैट में चाहिए। ये क्या है, ये मैंने क्या कैसे निकाला, ये क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा। एम फेज में क्या नहीं होता? मैंने आपको हिंट क्या दिया है, एम फेज में न्यूक्लियोलस नहीं होता। सही है, एम फेज में क्या नहीं होता बेटा? न्यूक्लियोलस नहीं होता। अब मैं इसका आंसर आपसे जानना चाह रहा हूं, चैट में आप मुझे बताएं। तो इस लेवल पर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, पर एक दिन में बहुत सारी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी करते हुए ले चलेंगे। थोड़ी का मतलब ये नहीं कि सालों पढ़ रहे नहीं, पर आपको ऐसे कराते ले चलेंगे कि बेटा आपको सब आ जाए, कुछ बचे नहीं, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगे। इस लेवल पर एनसीईआरटी डीप लाइन का स्टार्टिंग कर रहे हैं बेटा, ठीक है। बाकी डिटेल्स आपको एमडी सर बताएंगे, है ना। बाकी की जो डिटेल्स है बेटा वो एमडी सर बताएंगे, ठीक है, वो आपको डिस्कस कर लेते हैं। मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूं, वो डिटेल्स बताने वाले हैं आपको, ठीक है बेटा। यस, हेलो बेटा, वैसे तो आप सभी को नमस्कार। अरुण सर ने आपको सारी बातें बता ही दी हैं। इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेन पर्पस क्या है, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सब कुछ पढ़ने के बाद भी नोट्स क्लियर हैं, जब भी मैं एनसीईआरटी के बारे में पूछता हूं या एनसीईआरटी की कुछ हिडन लाइंस पूछ लेता हूं मैं, तो चुप पड़ जाते हैं। सर इसको ऐसे भी किया जा सकता है, एनसीईआरटी की लाइन सर टिपिकल लगती है इसलिए हम छोड़ देते हैं। तब हमें लगा कि वास्तव में एनसीईआरटी को बहुत कंसेप्चुअल कराना जरूरी है। तो इस सेशन के अंदर मैं फिर से बोल देता हूं, एनसीईआरटी हम लाइन वाइज लाइन कराने वाले हैं, बहुत बेहतर तरीके से। जो हिडन लाइंस होती हैं, जो क्या है मैं बताने वाला हूं आपको, ठीक है, उनको निकालने वाले हैं, आप समझ रहे हो। और कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की हर लाइन से हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराते हैं, जहां आपको एनसीईआरटी बिल्कुल इजी लगना चालू हो जाएगी। तो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ये सेशन आपके लिए सबसे बेहतरीन सेशन होने वाला है। मतलब पूरी सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए हमने सोचा इस सीरीज को बहुत लंबा ना बनाओ सर, इसको हम बनाते हैं छोटे छोटे, एक एक घंटे की हम लेक्चर देते हैं। सुबह मॉर्निंग में देते हैं 7 से 8 में, जिससे कि बच्चा ऑफलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, ठीक है, प्रॉपर पैरेलल धीरे धीरे सीरीज को करता जाए और एनसीईआरटी पर एकदम बहुत बेहतरीन कमांड हो जाए। मैं सच कह रहा हूं, ये सीरीज YouTube की एनसीईआरटी की अब तक की सबसे बेहतरीन सीरीज होने वाली है। अब कैसे होने वाली है सर, कैसे कह रहे हो? मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। जैसे मान लो अभी कॉमन मतलब एक चैप्टर चल रहा है, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लगभग सारे बैचों में हो गया, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो सभी जगह, ठीक है। उसका एक पैरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल उठा रहा हूं, ठीक है। फिर मैं अभी वो हिडन लाइंस भी उठाऊंगा जो तुम छोड़ते हो और चैलेंज बोलता हूं कि आपको वो लाइनें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं अभी वो भी एग्जांपल दूंगा और लास्ट में प्लानर भी डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में हम सीरीज को किस तरीके से लेके चलने वाले हैं, ठीक है। तो समझना मेरी बात। जैसे एक बहुत सिंपल पैरा है, सबसे बोरिंग पैरा है, इस बोरिंग को भी देखो कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट। किस पर डिपेंड कर रही है? ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी अलग अलग एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग टाइप के होते हैं, कहीं गिल्स होते हैं, कहीं लंग्स होते हैं, कहीं बॉडी सरफेस होती है, कहीं ट्रैकियल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ये वेरिएशन देखने को मिल रही है, मेनली किस पर निर्भर कर रही है? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो एनिमल रहता कहां है? पानी में रहता है, हवा में रहता है, बिलों में रहता है, समझ रहे हो, लैंड पर रहता है, तो उसके हिसाब से उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और साथ में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऑर्गन लेवल है, टिश्यू लेवल है, सेलुलर लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है इस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवर्म, तीनों की बात कर रहा हूं, स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म। ये रेस्पायर किसके थ्रू करते हैं? सिंपल डिफ्यूजन करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं पूरी ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, एंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं। भाई स्टार्टिंग में एनिमल थे, इनमें सेलुलर या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो आया नहीं, सेलुलर और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। हाँ, फ्लैटवर्म में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया था, बट यहां पर अपनी बॉडी सरफेस जनरल बॉडी डिफ्यूजन, ठीक है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन ही हो रहा था, सिंपल डिफ्यूजन। अगर मैं अर्थवर्म की बात करता हूं, तो अर्थवर्म क्या यूज करता है? मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है, समझना। इंसेक्ट की बात करते हैं तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यूज करते हैं, इसको हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। आप समझना मेरी बात। अगर मैं बात करता हूं ऐसे एनिमल जो एक्वेटिक हैं, पानी में रहते हैं, चाहे वो एक्वेटिक ऑर्थोपोड हो, चाहे वो फिश हो, आप समझना, एक्वेटिक टर्म आ गया, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद बॉडी, ठीक है। अब स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर टर्म आएगा, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं? गिल्स। वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर आ गया तो गिल्स, वैस्कुलराइज्ड बैग आ गया तो लंग्स, समझना। और गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, समझना मेरी बात। और अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब स्पेशल वैस्कुलराइज्ड बैग आ गया तो क्या बोलेंगे? लंग्स। और लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको? पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। भाई गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन कहां देखने को मिलेगा? जिसको हम स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं या ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, कहां मिलेगा? एक्वेटिक ऑर्थोपोड है, फिश है,
ठीक है, एम्फीबिया का लार्वा है, पानी में रहेंगे तो गिल्स यूज करेंगे, जिसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन या स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब कंफ्यूजन कहां होता है, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर और वैस्कुलराइज्ड बैग के साथ कंफ्यूजन होता है। जब भी बैग टर्म आ जाएगा ना तो बैग समझ लेना, बैग कहां पर आते हैं, बैग मतलब थैले, थैले मतलब लंग्स की बात चल रही है, तो वैस्कुलराइज्ड बैग मतलब लंग्स की बात चल रही है, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, यानी जो धरती पर रहने वाली एनिमल्स हैं वो लंग्स यूज करते हैं, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब मैं एमोंग वर्टिब्रेट की बात करता हूं, ठीक है, एमोंग वर्टिब्रेट, उसमें फिश भी आ गए, तो फिश क्या यूज करेंगे, गिल्स यूज करेंगे, बता दिया। एम्फीबिया भी आ गए, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, इन सब की बात करते हैं, मैमल्स, इन सब की बात करते हैं, तो क्या यूज करेंगे, ये लंग्स यूज करते हैं। ऐसे ही टर्म आएगा एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, फ्रॉग अपनी मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं, इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज होगा, सर यहां आपने लिखा है मॉइस्ट क्यूटिकल, यहां लिखा है मॉइस्ट स्किन, सर डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, मैं बताऊंगा। क्यूटिकल बेटा एक ए सेल्यूलर लेयर है, क्यूटिकल एक सेल से मिलकर नहीं बनती, मॉइस्ट क्यूटिकल एक ए सेल्यूलर लेयर है जो थिन स्किन के ऊपर होती है, ठीक है, सो इट इज कॉल्ड क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। यहां पर मॉइस्ट स्किन आ जाएगी, कोई क्यूटिकल नहीं है, ठीक है, मॉइस्ट स्किन आ जाएगी जो एक सेल्यूलर लेयर है, ये डिफरेंस है। तो जब भी मॉइस्ट स्किन आ जाएगी फ्रॉग, मॉइस्ट क्यूटिकल आ जाएगी, आपको अर्थवर्म ध्यान रखना है। जहां पर ट्रैकियल सिस्टम आएगा आपको इंसेक्ट ध्यान रखना है। एक्वाटिक इंसेक्ट आ गए यानी पानी, कॉन्सेप्ट नहीं बोलोगे, वाटर के अंदर गिल्स, टेरेस्ट्रियल लंग्स, लंग्स जब भी आएगा पल्मोनरी यानी स्पेशल वैस्कुलराइज्ड बैग, और जब स्ट्रक्चर आएगा तो गिल्स ध्यान रखने। तो इस तरीके से एक एक लाइन पर कमांड करेंगे, एक एक लाइन पर। अब इतने से भी नहीं काम बनेगा, हम क्या उठाएंगे क्वेश्चंस। जैसे एनसीईआरटी का पहला पैरा क्या बोल रहा था कि किस पर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट पर। हम सीधा आपको क्वेश्चन बना देंगे, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन वेरी इन डिफरेंट एनिमल ड्यू टू देयर, आप बोलोगे सर देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर निर्भर करता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, भाई करेक्ट पूछने की कोशिश कर रहा है वो। अब समझना, पूरा एनसीईआरटी का पैरा मल्टीपल टाइम रिवाइज करा देंगे हम। देखिए, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब बच्चे को क्या लगता है, सर यहां तो आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को तो ब्रीदिंग बोलते हैं, आप यहां पर रेस्पिरेशन लिख रहे हो, सर गलत है ना, गलत नहीं है। एनसीईआरटी की आगे की लाइन पढ़ोगे तो एनसीईआरटी बोलती है ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, यानी आप इसको रेस्पिरेशन बोल सकते हो, राइट है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल, किस पर डिपेंड करती है, हैबिटेट और उनकी बॉडी सिमेट्री, ना सिमेट्री पे नहीं करती, अभी बताया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर करती है, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है और ये चीजें एकदम ब्रेन के अंदर शार्प मेमोरी बनाएंगी। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सिलेंड्रेट, एम्फिऑक्सिस एटसेट्रा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, बिल्कुल सही, सारी लाइन सही है, पर यहां पर एम्फिऑक्सिस नहीं था, यहां पर मैंने फ्लैट वर्म लिखाया था एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल टू डिराइव्ड एनर्जी, भाई इनडायरेक्ट चीजों का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, और से एनर्जी बनेगी, ठीक है, ड्राइव्ड एनर्जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड which is harmful is also released during the above anabolic reaction। एनसीईआरटी लिखती है एनाबॉलिक रिएक्शन नहीं, इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटा मतलब टूटना, ब्रेक डाउन, समझ लेना मेरी बात, कैटाबॉलिक रिएक्शन, तो ये भी गलत हो गया। ऐसे ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर क्वेश्चन उठाएंगे तो हम बता पाएंगे भाई इसमें राइट कौन सा है, करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट करेक्ट हो गया, क्लियर बिल्कुल। इस तरीके से हम एनसीईआरटी की मास्टरी कराने वाले हैं। अब जैसे अभी मैंने पैरा कराया था, कैसे क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहला स्टेटमेंट क्या है, स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, जब भी स्ट्रक्चर आ जाएगा तो गिल्स की बात करेंगे, बैग आ जाएगा लंग्स की बात करेंगे, कॉल्ड गिल्स, भाई गिल्स बोलते हैं, और गिल्स के तो रेस्पिरेशन को ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक ऑर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस, बिल्कुल सही। जहां भी एक्वाटिक टर्म आ गया तो एक्वाटिक में गिल्स ही यूज करोगे, गिल्स को स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन एकदम क्लियर है। वैस्कुलराइज्ड बैग, जहां पर भी बैग आ जाएगा उसको हम लंग्स बोलते हैं, और लंग्स की तो रेस्पिरेशन जो होता है क्या बोलते हैं उसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, बिल्कुल सही है, ठीक है। एम्फीबिया लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, यस, एम्फीबिया में मॉइस्ट स्किन आता है, जबकि अर्थवर्म में मॉइस्ट क्यूटिकल आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, सही है। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल, यस, मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है। इंसेक्ट हैव द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, और इसको ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, सारे सही हैं। एनसीईआरटी का पूरा पैरा एकदम ब्रेन में सेट हो गया होगा, तो ABCDE सेकंड लगा दोगे आप, समझ गए ना मेरी बात। हम बीच बीच में आपसे उन्हीं पैरा की फिलिंग द ब्लैंक्स भी कराएंगे, और बेहतर तरीके से आपको एक एक टर्म्स आपको दिमाग में सेट करने की कोशिश करेंगे, जैसे लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सिलेंड्रेट, फ्लैटवर्म एटसेट्रा, तीनों सही है बिल्कुल। एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय, एनसीईआरटी क्या बोलती है, कैसे एक्सचेंज करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, तो आपको याद आ गया, सिंपल डिफ्यूजन बताया था सर ने, एनसीईआरटी में बोल रखा है, ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म यूज देयर, अर्थवर्म क्या यूज करता है, मॉइस्ट स्किन या मॉइस्ट क्यूटिकल, भाई मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है, एंड इंसेक्ट हैव द नेटवर्क ऑफ ट्रैकियल,
ट्रैकियल ट्यूब यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या आ रहा है, कहीं कुछ नजर आ रहा है यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन दो जगह नजर आ रहा है। कि गिल्स नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, मॉइस्ट क्यूटिकल, गिल्स गलत हो गया, मॉइस्ट क्यूटिकल मिल गया, ट्रैकियल मिल गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी। यानी आपने उसी पैरा को पहले हम एक लाइन वाइज लाइन क्लियर कराने वाले हैं, फिर डिफरेंट क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में उसको क्लियर कराने वाले हैं। अब बताओ तुम कैसे मास्टरी नहीं कर पाओगे। मतलब यहां एनसीईआरटी के पैरा को एक अल्टीमेट फ्लो डायग्राम में भी कन्वर्ट करेंगे, जहां पर मुझे जरूरत लगेगी, रिक्वायरमेंट होगी, उसको समझाने के लिए, समराइज करने के लिए, वो कंसेप्ट, वो टेक्निक, वो भी चीज हम यूज करने वाले हैं। इसके बाद आप बताओ कैसे कैसे आपकी एनसीईआरटी की कमांड नहीं होगी। अब मैं कुछ लाइंस की बात कर रहा हूं जो बहुत हिडन लाइंस हैं, जो अक्सर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी छोड़ देते हो। जैसे मान लो अगर मैं रेस्पिरेटरी चैप्टर की बात करता हूं तो एक लाइन है, बड़ी कॉमन लाइन है, जो बच्चा छोड़ता ही छोड़ता है। ये हिडन लाइंस कहते हैं। इनको निकालेंगे और इन पर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएंगे ऐसी लाइनों को। जैसे एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। भाई CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से 20 से 25 टाइम हायर होती है। क्लियर, बिल्कुल ठीक है। द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब यहां से कंफ्यूजन होता है बच्चे को, पर यूनिट डिफरेंस। समझना, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात चल रही है, अमाउंट ऑफ CO2 की बात चल रही है। ठीक है, कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। यानी यहां पर जो बात चल रही है ना, पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर की बात चल रही है। पर यूनिट डिफरेंस हम किसकी बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर। यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 से बहुत ज्यादा होता है। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में 104 होता है और CO2 का 40 यानी 40 mmHg होता है। यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का पर यूनिट डिफरेंस पार्शियल प्रेशर कम है, पर फिर भी CO2 का डिफ्यूजन रेट 20 से 25 गुना ज्यादा, इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। फिर भी CO2 की डिफ्यूजन रेट कंपैरेटिव ऑक्सीजन ज्यादा है ड्यू टू सॉल्युबिलिटी, ड्यू टू सॉल्युबिलिटी। तो ऐसे ही हिडन लाइंस जो बच्चे के एक्चुअल में कंसेप्ट पढ़ लेता है पर कंसेप्ट नहीं पता उसको क्या कहना चाह रहा है। ये पर यूनिट डिफरेंस समझ में नहीं आता, पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर, समझ रहे हो। यानी पार्शियल प्रेशर में पर यूनिट डिफरेंस निकाला जाए तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कंपैरेटिव CO2 बहुत ज्यादा है, फिर भी CO2 की डिफ्यूजन रेट ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज्यादा है ड्यू टू पार्शियल प्रेशर। तो बेटा ऐसी हिडन लाइंस को निकालेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पर मास्टरी करेंगे। आप समझ रहे हो। जैसे एक लाइन है मसल्स वाले चैप्टर के अंदर, और मैं गारंटी देता हूं अच्छे को समझ में नहीं आ सकती ये लाइन, अच्छे को समझ में नहीं आ सकती। जैसे बहुत सिंपल लाइन है, मानो एक मायोफाइब्रिल की बात कर रहे हैं, मायोफाइब्रिल की बात करते हैं, मायोफाइब्रिल है। ठीक है, मायोफाइब्रिल में जगह जगह जेड लाइंस बनी होती हैं, जेड लाइंस बनी होती हैं, जेड लाइन। अब ये क्या कह रही है लाइन, बोथ द प्रोटीन, बोथ प्रोटीन में आ गया एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, आपको पता है इन जेड लाइन से अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, इन जेड लाइन से अटैच होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स, और एक्टिन फिलामेंट से अटैच होती है मायोसिन, एक्टिन फिलामेंट से अटैच होती है मायोसिन। ठीक है, तो क्या कहना चाह रही है, बोथ द प्रोटीन आर अरेंज एज रॉड लाइक एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल। यार मायोफाइब्रिल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में तो है नहीं, पर बच्चा गच्चा खा जाता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो, यानी और आल्सो किसके पैरेलल है, एंड आल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल के भी पैरेलल है। अब क्या है सर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल, मानो कोई मायोफाइबर है, मायोफाइब्रिल है, इसकी भाई लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होगी, एक्सिस इज अ सेंटर लाइन, हाइपोथेटिकल सेंटर लाइन व्हिच पास फ्रॉम सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी। ये तो एक्सिस है इसकी, ये क्या है इसकी एक्सिस, ये क्या है बेटा इसकी एक्सिस, समझना मेरी बात, ये है इसकी एक्सिस। यानी अगर कोई एक हाइपोथेटिकल लाइन किसी भी सिलेंड्रिकल की एक्सिस से पास करती है, एक्स समझना सेंटर से पास करती है, एक हाइपोथेटिकल स्ट्रेट लाइन व्हिच पास फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी के सेंटर से पास करती है, इस लाइन को हम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एक्सिस। तो अब क्या कह रहा है, ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफाइब्रिल के भी पैरेलल है। यस, उसके भी पैरेलल है। समझ में आया भाई, ये पैरेलल है तो इसके भी ये पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है। तो ऐसी ही हिडन लाइंस जो अच्छों को पल्ले नहीं पड़ती, हम आपको इन लाइंस की मास्टरी कराने वाले हैं। ये मैं बोल रहा हूं आपको, तरीका समझ में आ गया। एक एक लाइन की मास्टरी होगी, बहुत बेहतर तरीके से होगी। छोटे टारगेट दे रहे हैं जिससे आप अपनी रूटीन क्लास कर पाओ। सुबह का टाइम दे रहे हैं 7 से 8, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। छोटा सा बाइट लो, इजीली डाइजेस्ट करो, फिर छोटा सा बाइट लो, इजीली डाइजेस्ट करो, और धीरे धीरे एनसीईआरटी पर एकदम मास्टरी करो। देखता हूं नीट कैसे तुम्हारा बचता है, 100% फूटेगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा स्ट्रेटजी समझ में आ गई कि हम इसमें करने क्या वाले हैं, किस तरीके से एनसीईआरटी को एक अल्टीमेट वे में, मतलब तभी मैं बोल पा रहा हूं YouTube का ये अब तक का सबसे बेहतरीन सेशन होगा जिसमें आप वाकई में एनसीईआरटी की प्रॉपर मास्टरी कर पाओगे। ठीक है, प्लानर देख लो आप एक बार तरीके से, हफ्ते में 4 क्लासें होगी, 1-1 घंटे की क्लास होगी। अभी स्टार्ट हम कर रहे हैं 6 अगस्त से। ठीक है, तरुण सर आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 4 दिन क्लास चलेगी। ठीक है,
प्रॉपर तरीके से चलेगी, ठीक है, जिसमें हम एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन प्लस एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। 4 दिन बॉटनी रहेगी, ऐसे ही फिर आपकी जूलॉजी चलेगी 13 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त, और यही हर वीक प्लानर आपका रिपीट होता रहेगा। एक वीक जूलॉजी, एक वीक बॉटनी, एक वीक जूलॉजी, एक वीक बॉटनी। क्लियर है बिल्कुल? 1-1 घंटे की क्लास होगी, इजीली डाइजेस्टेबल होगी, और आप सच कह रहा हूं, ठीक है, कहीं पर भी पढ़ना, पर आप इस सेशन से जो सीखने वाले हो, जो एनसीईआरटी की मास्टरी करने वाले हो, अल्टीमेट होगा, ठीक है, अल्टीमेट होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम सभी लोग, ठीक है, इस सेशन में। तो क्लियर है बिल्कुल? आपका सेशन पहले बॉटनी का स्टार्ट हो रहा है और फिर जूलॉजी का स्टार्ट हो रहा है, और बस एनसीईआरटी की प्रॉपर तरीके से चीर फाड़ करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं सेशन के अंदर।